नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं अब तक की बड़ी और ताजी खबरें आपके लिए, और वो खबरें खासतौर पर जो आपके काम की और फायदे की भी हैं। सबसे पहले दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस ने आयोग की निष्पक्षता पर साधा निशाना, तो आयोग ने दिया जवाब, वो 100% निष्पक्ष। दिल्ली में प्रदूषण क्रिटिकल कैटेगरी में पहुंचा बीजेपी का आरोप, आपने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। नासा की तस्वीर में हर तरफ जलती दिखी पराली, केजरीवाल ने कहा बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में बाजार, बैंक निफ्टी में निचले स्तर से 1% चढ़ा। पावर आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, सेंसेक्स 70 तो निफ्टी 30 अंक लुढ़का। घूसखोरों की शिकायत के लिए प्रधानमंत्री ने किया नए सीवीसी शिकायत पोर्टल का शुभारंभ, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में सभी विभाग में दिखे सरकार जैसी इच्छा शक्ति। अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़ पाएंगे 32 लोग, ग्रुप में बनेंगे 1000 से ज्यादा मेंबर। कम्युनिटी इन ऐप पोल जैसे फीचर्स भी जुड़ेंगे। जल्द लॉन्च होंगे ये सभी नए फीचर्स। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच एक ऐसी खबर जिससे चौकन्ना होना जरूरी है और जिस पर चिंता भी लाजमी है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो चला है। आज दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 431 पर पहुंच गया था। वैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ इलाकों में ये 800 या 900 के करीब भी रहा। इससे खतरनाक स्तर माना जाता है। दिल्ली के आसपास के हालात तो और ज्यादा खराब है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, दिल्ली की हवा हर साल खराब होती है, लेकिन साल दर साल हर बार वही बात, और आज के तो कुछ जगह के इंडेक्स इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सांस लेना शायद संभव ही ना हो। क्या अपडेट है आज के प्रदूषण को लेकर? जी दीपाली, जो आखिरी बार हमारी बात हुई थी तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 431 था, लेकिन अभी वो और ज़्यादा ख़राब हो चुका है, 446 पे पहुंच चुका है, जो 3 बजे तक का जो डेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आया है। और 446 मतलब 4 अंक सिर्फ कम है 450 से। 450 के बाद सीवियर प्लस कैटेगरी मानी जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। और 450 के पार होते ही ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है सरकार का, वो लागू हो जाता है। इसमें कई सारे चीज़ें उसमें लागू होगी। तो कल जो ऑलरेडी फोरकास्ट है वो ये है कि और थोड़ा बिगड़ने के आसार है, 450 को पार करने की लगभग संभावना है, और अभी ऑलरेडी लगभग 450 के काफ़ी करीब आ चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल का दिन और ज़्यादा खराब होने वाला है। और अभी कई सारे स्कूलों ने तो कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। कुछ ऑफिसेज ने वर्क फ्रॉम होम की बात कही है। दिल्ली सरकार ने भी अपील की है जो कंपनीज़ हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम दें। लेकिन कल से अगर चीज़ें और ख़राब होती हैं तो फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो चौथा स्टेज है वो लागू हो जाएगा। हो सकता है कि जो BS 3-4 की गाड़ियाँ चल रही हैं दिल्ली में, उस पर भी रोक लग जाए, सिर्फ BS 6 की गाड़ियाँ चली जाए। कुछ ऑफिस की जो टाइमिंग है वो कम कर दी जाए, हो सकता है उसकी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कल की हवा किस तरीके से होती है। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी राहत ज़रूर है, उसके बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिला के जो कारण है 32% इस पॉल्यूशन का कारण, जो धुंध पूरे दिन छाई हुई है, वो पराली है। और पंजाब में जो पराली पिछले साल हुई थी, जो भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने कहा है, जो पर्यावरण मंत्री है, उनका कहना है कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 19% ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है कि सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और भाजपा कह रही है कि वहां पे पराली जलाने पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और वो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। और कल के बाद अगर स्थिति और बिगड़ती है तो ये आसार और ये जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है पॉल्यूशन को लेके, वो और जारी रह सकती है। ठीक है रोहन, इधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आपके बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ हो रहा है। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे।
तो बीजेपी ने भी केजरीवाल पर खुलकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अपने चरम पर है, लेकिन आप केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी अब शुरू हो चुकी है। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें ये लेना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। एनसीपीसीआर की नोटिस भी चली गई है, परंतु केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार केवल प्रदूषित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोल्यूटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्यों मचा है घमासान? बढ़ते पॉल्यूशन के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। प्रदूषण पर तकरार, कौन जिम्मेदार? चलिए अब आपके काफी काम की खबर। अब आप व्हाट्सएप पर खुद को भी मैसेज भेज पाएंगे। जी हाँ, ग्रुप में 1000 लोगों को जोड़ पाएंगे और कई ग्रुप्स को मिलाकर कम्युनिटी भी बना पाएंगे। व्हाट्सएप जल्दी ऐसे कई फीचर्स लॉन्च करने जा रहा है। असीम मनचंदा है हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। तो व्हाट्सएप वसीम हमारे लाइफ का एक तरह से फुल फ्लैजेड पार्ट है और उसमें कुछ नया होता है तो उसमें हम सबका इंटरेस्ट होता है। तो ये कुछ फीचर्स के हेडलाइन तो मैंने बताए, डिटेल आप बताइए। देखिए, भारत में करीबन 48 करोड़ लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो करते हैं। ये खबर उनके लिए खास है, खासतौर पर व्हाट्सएप में 3 नए फीचर जो है उनकी शुरुआत जो है रोल आउट करना जो है उनको शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आप एक ग्रुप के अंदर 1024 लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी जो है 512 लोगों को जोड़ने की थी। दूसरा, व्हाट्सएप ने ये काम किया है कि आप जो है 32 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल जो है वो कर सकते हैं। और तीसरा, व्हाट्सएप ने ये किया है कि एक बहुत सारे ग्रुप्स को जोड़ करके एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग किसी एक टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो उनकी एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप उस कम्युनिटी के अंदर पोल्स जो है वो भी करा सकते हैं, सर्वे जो है वो भी करा सकते हैं। तो ये खास फीचर जो है व्हाट्सएप ने अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए लॉन्च जो है वो कर दिए। इसके अलावा व्हाट्सएप 4-5 और नए फीचर्स के ऊपर काम जो करने की शुरुआत जो है वो कर दिया है, जिसमें कि आप खुद के साथ चैट जो है वो भी कर सकते हैं। तो वो फीचर्स भी जल्दी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग ये फीचर्स आने वाले हैं, खासतौर पे जो आप खुद को मैसेज कर पाएंगे। कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है कुछ सेव करने के लिए, कुछ आगे की संभाल के रखा रहे मेरे पास, तो आप खुद को कर पाएंगे मैसेज, तो हमेशा आपके पास चीज़ें संभली रहेंगी। खैर, एक और खबर जो असीम हमें डिटेल में बताएंगे वो है कि सरकार सिम कार्ड लेने के लिए नियम कड़े करने जा रही है ताकि साइबर फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके। अब इस सिम लेने के लिए 21 तरह के दस्तावेज का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब सिर्फ 5 दस्तावेजों पर ही ये सिम कार्ड मिलेगा। डिटेल के लिए असीम है हमारे साथ। तो असीम, अब ये दायरा छोटा होता जा रहा है, डेफिनेटली चीजें टाइट होंगी। वो कौन से 5 दस्तावेज रहेंगे जिस पर अब कार्ड मिलेगा? देखिए, देश में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक भूमिका जो है काफी अहम होती है। और ये सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है वो लिए जाते हैं। खासतौर पर कि अभी तक दूरसंचार विभाग ने कंपनी से कहा गया था कि आप 21 दस्तावेजों के जरिए जो सिम कार्ड जो है वो दे सकते हैं। और लेकिन सरकार अब इनकी संख्या जो है घटाने की तैयारी जो कर रही है। अब सिर्फ 5 दस्तावेज ऐसे रखे जाएंगे जिनके जरिए कि आपको सिम कार्ड जो है मिलेगा। अभी आप आर्म लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जो किसान पासबुक या फिर फ्रीडम फाइटर कार्ड, ये तमाम इस तरह के जो कार्ड्स हैं उसके जरिए जो है आप जो है सिम कार्ड जो है वो ले सकते थे, उसको एक्टिवेट जो है करा सकते थे। लेकिन अब सरकार नियमों में बदलाव जो करने जा रही है। सिर्फ 5 कार्ड जो है 5 दस्तावेज जो है वही लागू जो है वो रहेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आधार होगा, दूसरे नंबर पर राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, साथ ही साथ पासपोर्ट होगा, 5वें नंबर पर बिजली का बिल होगा। तो ये 5 ही आपके पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो है मान्य नहीं होगा। तो सरकार को लगता है कि एक बार ये नए नियम जो है वो लागू हो जाते हैं तो इससे जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड जो है वो ले लेते हैं तो उस पर काफी रोक जो है वो लगेगी और इससे साइबर क्राइम जो है काफी कम जो है होगा। तब सरकार इसकी तैयारी करे और जल्दी नए नियम जो है लागू हो सकते हैं। जी असीम, शुक्रिया। तो अब सिम कार्ड लेना इतना आसान नहीं है, खासतौर पे फर्जीवाड़े पे यहाँ रोक लगती हुई नजर आएगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव का मतदान 2 फेज में होगा। ये आज की एक बड़ी खबर है। तारीखें आ गई हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को ही होगी। ये तारीख पहले से मौजूद थी। चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार गुजरात में करीब 3 लाख नए मतदाता होंगे। राज्य में 51,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से आधे बूथ्स पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी होगी।
1274 बूथों का मैनेजमेंट पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में रहेगा, जबकि 33 पोलिंग स्टेशन पर सबसे युवा पोलिंग स्टाफ की तैनाती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी पूछा गया कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव का ऐलान एक साथ क्यों नहीं किया गया। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि गुजरात चुनाव का ऐलान नियमों के मुताबिक ही किया गया है। आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। फ्रॉम काउंटिंग 72 डेज गैप बिटवीन अनाउंसमेंट, दिस इज ऑन 8th ऑफ दिसंबर एंड दी 18th ऑफ फरवरी, स्टिल देयर इज ए 72 डेज गैप। गुजरात विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां तैयारी में लग चुकी हैं। गांधीनगर में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी चल रही है, जिसमें अमित शाह भी मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं कमलम और हमारे संवाददाता केतन जोशी से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या तैयारियां चल रही। तो केतन, चुनाव की तारीख आ चुकी है, अब बीजेपी के लिए अपनी सत्ता को फिर से बचाने की एक बड़ी चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये पूरा जोर लगाएंगी। क्या रणनीति रहने वाली है इस बार? देखिए, इस वक्त हम गुजरात भाजपा के मुख्यालय कमलम गांधीनगर में मौजूद है। यहाँ पर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री समेत 17 सदस्यों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। आज 14 जिले के 47 कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर सीट पर 3 कैंडिडेट्स को है वो स्क्रूटिनी करके नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा जाएगा। लगातार 3 दिन ये बैठक चलेगी और पिछले 2.5 दशक से गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी हर चुनाव में आती है, लेकिन इस बार बीजेपी का प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि क्योंकि तीसरा पक्ष आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात में उभरा है, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी अगर लागू भी होती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को इसलिए हो सकता है क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है कांग्रेस में शिफ्ट होने से बदले शायद आप में भी जाए। इस तरह का एक जानकारों की एक चर्चा चल रही है। हर चुनाव में बीजेपी है वो छोटे छोटे पॉइंट को मद्देनजर प्लानिंग करती है। मोरबी का हादसा भी है, लेकिन वहां पर भी एक टीम उतारी गई है और जो हमें सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक हर जिले में केंद्र के जो नेता है उनको एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है और अभी से उनका पूरा का पूरा असेसमेंट चल रहा है। अमित शाह की छवि एक चाणक्य की है, रणनीतिकार की है। तो गुजरात में अभी जो ये लोग बता रहे हैं कि हम 150 से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं और हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो 111 सीट बीजेपी की है, 63 सीट कांग्रेस की है और बाकी निर्दलीय की। तो ये आंकड़ा 111 से 150 पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत चल रही है और हम कह सकते हैं कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी चलिए, तो यहां पर चुनावी बिगुल बज चुके हैं और अब तारीखें भी बाहर हैं। विधानसभा चुनाव गुजरात के आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इनमें से कई सीटों पर रीजनल पार्टियों से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। आज मुंबई की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे, बिहार के गोपालगंज और मोकामा, हरियाणा के आदमपुर, यूपी के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर में वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चला है। इन सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती रविवार यानी 6 नवंबर को की जाएगी। चलिए, इन सारी खबरों के बाद अब बाजार का रुख कर लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार आज एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स 70 पॉइंट गिरा और 60,836 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 30 पॉइंट गिरकर 18,053 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से आज खरीदारी हुई। मार्केट का हाल हमारे साथ समझाने के लिए है सुमित। तो मार्केट कैसा रहा सुमित आज का बाजार? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। एक गैप डाउन शुरुआत थी। गैप डाउन शुरुआत के बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद हालांकि मार्केट्स ने जो गेंस थे वो गिव अप जरूर किए, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए की हाईलाइट थे बैंक्स में खरीदारी थी और बैंक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, जो कि बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप लास्ट तक आते आते 1/4% की या फिर इंडेक्स को एटलीस्ट आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ी बहुत बाइंग रियल स्टेट स्पेस में थी, लेकिन आज मेजर डैमेज था आईटी स्पेस में, करीब 1.25% के आसपास का फॉल, और साथ साथ पावर स्पेस के अंदर भी कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी तो उतार चढ़ाव का एक अनुमान बाजार लगाकर चल भी रहा था, लेकिन डिस्पाइट नेगेटिव क्यूज इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा पुल बैक आया और एटलीस्ट 18,000 को सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा।
ओके सुमित, तो बढ़िया, ये एक वीकली एक्सपायरी का दिन था, लेकिन कुछ एक्शन था क्या आज बाजार में, और था तो कहां पर? देखिए, आज लीड कर रहा था एसबीआई। नंबर से ठीक पहले यहां पर खरीदारी है, करीब करीब 2-2.5% तक की तेजी एक समय पर देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 2% का उछाल। टाइटन 1.5% ऊपर नंबर से पहले, यूपीएल 1.25% और भारतीय एयरटेल करीब करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और एनटीपीसी, जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का डिक्लाइन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में एम&एम फाइनेंशियल नंबर्स के ठीक उलट 13.5% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी में नंबर्स का इंपैक्ट रहा 5.5% का उछाल। वरुण बेवरेजेस लगातार तीसरा दिन जबकि एक जोरदार तेजी में 5.5% का उछाल, और बैंक ऑफ इंडिया 5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में वोल्टास 5.5% नीचे बंद हुआ नंबर्स के बाद। पतंजलि फूड, अदानी विल्मर के नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर करीब 3% के आसपास बिकवाली। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीब 3% नीचे, और इप्का लैब रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में लीड कर रहा था एम&एम फाइनेंशियल 13.5% की तेजी से। पिरामल एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, पीएनबी और बायोकॉन 4.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 5.5% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3% नीचे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 2% नीचे, और टेक महिंद्रा रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी आज आईटी में, तो एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक सब में करीब करीब आधे से लेकर 3% तक की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली एनर्जी शेयरों में बिकवाली थी, तो अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी करीब करीब आधा से लेकर 1.5% तक का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एटलीस्ट आज के लिए की हाईलाइट पीएसयू बैंकिंग की गेनर्स और आईटी के अंदर बिकवाली। जी सुमित, शुक्रिया। और अब एक खबर पाकिस्तान से जो आप अपने नीचे ब्रेकिंग न्यूज में भी देख रहे हैं। वहां पर वजीराबाद में इमरान खान की रैली में गोली चली है। हमले में इमरान खान भी घायल हुए हैं और उसके बाद अफरा तफरी मच गई है। हालांकि हमें जानकारी मिल रही है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और इमरान खान की जो हालत है वो स्थिर है, वो सुरक्षित हैं। उनके पाँव में गोली लगी है, लेकिन इससे किसी प्रकार की कोई सुरक्षा उनकी जान को नहीं है। घायल हुए हैं वो ज़रूर, और हमलावर को भी पकड़ लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान से ही हैं। इमरान खान की ये रैली थी जहां पर गोली चली, लेकिन इमरान खान बाल बाल बचे। वो गोली उनके पाँव में लगी है, ये बताया जा रहा है। और घायल हुए हैं ज़रूर, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है, और हमलावर को भी पकड़ लिया गया है। चलिए आपको ये बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए क्या खास होने जा रहा है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट भी सांसें उखाड़ देने वाली तेज एक्सरसाइज की जाए तो इसका बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। क्या वाकई में सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से आपका काम चल सकता है? क्या सांसें उखाड़ देने वाली यानी रिगरस एक्सरसाइज करना सही तरीका होगा? तो आज ये कुछ बड़े सवाल होंगे, क्योंकि एक बड़ी रिसर्च हुई है। अब रिसर्च हुई है तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। 10 मिनट फिटनेस फॉर्मूला 5:57 पर जरूर देखिए हमारे साथ आज का कंज्यूमर अड्डा। और अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद को मिली हैं कुछ नई पहचानें, कुछ बड़े बदलाव हुए हैं उसकी पहचान में। क्या है वो, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। IIM अहमदाबाद की वेबसाइट और लोगों में बड़े बदलाव किए गए हैं। लोगों में डिजाइन को और ज्यादा सिंपल किया गया है, लोगों का कलर ब्लू कर दिया गया है। इसके अलावा सीधी सैयद मस्जिद की जाली को थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट की डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर एल डिसूजा से बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। IIM अहमदाबाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से 2 डिसीशंस आज हमने अनाउंस किए हैं। एक है वेबसाइट के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है जहाँ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बाहर की तरफ से। वेबसाइट को रिफ़्रेश किया गया है और उसमें एक नया रिफ़्रेश लोगो भी है जो हमारे लेगेसी को ध्यान रख के और ग्लोबल और बोल्ड बनाया गया है। दूसरा जो है वो जो बिल्डिंग्स हैं मेन कैंपस में, उसको सेफ्टी को ध्यान में रख के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर यूजेज के लिए, ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे लेगेसी को ध्यान में रख के। तो ये 2 डिसीशंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लिया है जो काफ़ी
इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि आज क्या खास लेकर आ रहे हैं आपके लिए कंज्यूमर अड्डा में। एक रिसर्च में पाया गया है कि हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप तेज रिगरस थोड़ी सी सांसें निकाल देने वाली तेज एक्सरसाइज कर लें तो इसका बड़ा फायदा होता है। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये 10 मिनट फिटनेस फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारे साथ आज 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा।